हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27 और इसे डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सभी जो है सभी आयोग डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे डेप्थ में पढ़ेंगे तभी जाके उसका आंसर कर पाएंगे। इससे बनने वाले क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में करा चुके हैं, लेकिन अब बारी है इसे विश्लेषण के साथ पढ़ने की। ठीक है, इसे डेप्थ में पढ़ेंगे और वो भी पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे जो पॉइंट अभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि केंद्रीय बजट 2026-27 ये जो कंटेंट है प्रत्युत्तर दर्पण से लिया गया है। और अगर हम आपसे पूछें, इसे हम जूम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बजट क्या है तो आप लोगों का सिंपल सा आंसर होना चाहिए, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, आंसर सिंपल सा देना है। ठीक है, क्या आंसर देना है कि सरकार के साल भर का आय व्यय का आंकड़ा होता है, लेखा जोखा होता है, आप लोग ये कहेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा थिकनेस कम करेंगे, ज़्यादा हो रही है। 1 मिनट बच्चे, अभी आते हैं अपने पॉइंट पर। ओके, बहुत ही पतला हो जा रहा है, ये मैंने देखा नहीं था। ठीक है, जो सरकार का, जैसे कि हमारा लोगों का 1 मंथ का हम निकालते हैं, अपना खर्च निकालते हैं, जिसमें हमें कितना दूध का देना, कितना रेंट का देना और कितना वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स वगैरह इसमें खर्च है, पूरा उसका आंकड़े रखते हैं हम पूरा। ठीक है, उसका बजट अनुमान रखते हैं, आंकड़े नहीं अनुमान रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम इसका भी सरकार का होता है पूरे वर्ष का, यानी कि वित्त वर्ष का होता है। वित्त वर्ष किसे कहेंगे? जो 1 अप्रैल अभी 2026 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2027 को ये खत्म होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जिसे ईयर बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, इसका पूरा अनुमान होता है। ठीक है, सरकार के 1 वर्ष का आय व्यय का पूरा अनुमान होता है, कहाँ से इनकम होगी और कहाँ पे इनका खर्च होगा। ठीक है, इसका पूरा अनुमान लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बजट निकाला जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं, पढ़ते हैं डेप्थ में जाके, गहराई में जाके इसे पढ़ेंगे और समझेंगे केंद्रीय बजट को। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पहले बता दिया, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत किया। ये तो आपको सभी को पता है कि हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो कौन सी है। 1 मिनट, थिकनेस ज़्यादा हो रही है बच्चे, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। ओके, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये सभी को है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। इसको थोड़ा हम इसको पेज को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो बना के, अगर 3-4 स्टेटमेंट बना के फिर ABCD करके ये पूछ लेते हैं, यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी। ठीक है, यूपीपीएससी में भी पूछ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसलिए हमें पूरे स्टेटमेंट वो बनाना है, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है वो जरूर देखना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हो रहा है वो जरूर देखना है। रविवार को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का। ठीक है, एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट। ठीक है, तीसरे कार्यकाल का, ये आपको पता होगा, तीसरा बजट प्रस्तुत मोदी सरकार का 15वां बजट। ठीक है, याद रखना, एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है। वस्तुतः अगर देखें तो मोदी सरकार का 15वां बजट है। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें अंतरिम बजट शामिल थे। ठीक है, 2 अंतरिम बजट अगर इसको मिला लेते तब कौन सा है? 15वां बजट है। इसके साथ अगर हम देखेंगे कि श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार रिकॉर्ड बनाया गया नवा केंद्रीय बजट है ये। ठीक है, इनके जो रिकॉर्ड बना है कि नवा ये केंद्रीय बजट है। एक अंतरिम बजट शायद देखेंगे तो यह क्या है? नवा इनका केंद्रीय बजट हो गया। ठीक है, वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर है जो निर्मला सीतारमण। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को देखेंगे राष्ट्रपति को बजट की प्रति सौंपने तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात वित्त मंत्री ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए अपनी सरकार के
विगत 12 वर्षों के प्रयासों की बात करते हुए कहा है कि सरकार ने इसमें लोक निवेश पर सुधारों, राजकोषीय मितव्ययता और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है, ठीक है, तथा आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। इसके साथ साथ रोजगार सृजन होगा, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। ठीक है, इन उपायों में लगभग देखेंगे 7%, आगे चलेंगे 7%, आंकड़े देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लें कि जो बजट था, ठीक है, ये बजट था, ये कितना था, क्योंकि ये बिल्कुल सेम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखें, पेन लिया नहीं है मैंने। ठीक है, अगर हम देखें तो ये है 53,47,315 करोड़। ठीक है, 53,47,315 करोड़ का बजट था, केंद्रीय बजट। ठीक है, 53,47,315 करोड़ का ये बजट था। ठीक है, यहाँ करोड़ भी लिख देते और कहाँ कहाँ पे ये खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ पे किस तरह से है, ये सारा विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम होच पोच ज़्यादा नहीं करेंगे, इधर से इधर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आप लोग आराम से पढ़ सकें। ठीक है, 53,47,315 करोड़ का ये बजट था, केंद्रीय बजट। ठीक है, और इसमें कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, कहाँ पे कितना बजट रखा गया है, किसके लिए, कौन से फील्ड के लिए, ये सारा दिया गया विवरण। ठीक है, और हम चल रहे हैं अपने टॉपिक पर। कहाँ पे थे हम, इन उपायों से लगभग देखेंगे तो 7% की उच्च विकास दर हासिल हुई है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा, कितने कर्तव्यों से प्रेरित है, 3 कर्तव्यों से ये प्रेरित है। देखेंगे पहला कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए। ठीक है, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना। ठीक है, क्या करना है, पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना। ये पहला कर्तव्य रखा गया। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो ड्यूटी है ये है। सेकंड है जो कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य कौन सा बताया गया है, दूसरा कर्तव्य है देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। पता नहीं गले में क्यों खराश हो रही है। दूसरा कर्तव्य है देश की लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। ठीक है, देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके। ये सेकंड ड्यूटी थी। और थर्ड जो हम कर्तव्य देखेंगे वो है तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखेंगे सबका साथ सबका विकास, ये हमारे जो दृष्टिकोण है इसके अनुरूप यह सुनिश्चित करता है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदाय, ठीक है, प्रत्येक समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की जो संसाधनों तक पहुंच क्या हो, सुविधाओं तक और संसाधनों तक पहुंच हो सके। ठीक है, ऐसे अवसर मिल सके। ये तीसरा कर्तव्य था। अभी आगे इसको डेप्थ में पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, अभी कुछ बातें और देख लेते हैं बजट से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 कर्तव्य है। फर्स्ट है आर्थिक विकास। ठीक है, इसको स्क्रॉल करते जाते हैं क्योंकि हमें जूम करना पड़ता है क्योंकि मोबाइल में बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उन्हें बहुत छोटा सा दिखेगा। ठीक है, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ये हमारा फर्स्ट कर्तव्य। अच्छे से देखते रहिए क्योंकि यूपीएससी में पूछेंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि पढ़ाया नहीं, इसलिए हम डेप्थ में ही पढ़ा रहे हैं। सेकंड है जन केंद्रित विकास यानी कि पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, जन केंद्रित विकास, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया सेकंड गोल। नागरिकों की आकांक्षाएं और क्षमता बढ़ाना। ठीक है, नागरिकताओं की जो आकांक्षाएं हैं और उनकी क्षमता को यानी कैपेसिटी को बिल्ड करना। नेक्स्ट देखेंगे
थर्ड जो था हमारा समावेशी अवसर, ठीक है, इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, समावेशी अवसर यानी कि इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज, हर परिवार और क्षेत्र तक संसाधनों की पहुंच होना चाहिए, ठीक है, जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, वहाँ हर परिवार की और ये क्षेत्र की पहुंच सुनिश्चित हो सके, ये तीसरा कर्तव्य। ये तीनों कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, तीनों कर्तव्य है, ये जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर ये आयोग पे डिपेंड करता है कि अगर वो बजट से पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन, अगर नहीं पूछता है तो फिर हम आयोग किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के बाउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी हमें तो पढ़ना तो पूरा सिलेबस पड़ेगा ना, ऐसा कुछ किसी को पता चल जाए कि ये सब यूपीएससी पूछेगा तो उस तरह से हम लोग पढ़ लें, लेकिन हमें सिलेबस तो अपना कंप्लीट करना है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आएगा एग्जाम, ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। बजट 2026 से 27 से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। ये निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे राजकोषीय घाटा जीडीपी के 40.3% पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको कितने परसेंट रखा गया, 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हमारा बिंदु हो जाएगा कि नेक्स्ट जो मुख्य पॉइंट होगा, पूंजीगत व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ लगभग 9% की वृद्धि करेगा, ठीक है, ये रखेगा। नेक्स्ट है बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जैसा कि हम आपको पढ़ाए रहे हैं, विकास को गति देना और बनाए रखना। सेकंड हमारा कर्तव्य था क्षमताओं का निर्माण व आकांक्षाओं की पूर्ति, और थर्ड जो हमारी ड्यूटी थी सभी के लिए समावेशी अवसरों का विस्तार करना, ठीक है। ये तीनों कर्तव्य थे और आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। डेरिवेटिव्स व सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट देखेंगे चयनित वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी का युक्तिकरण, कैंसर दवाओं पर छूट भी मिली है, ठीक है, कैंसर जो मेडिसिन हैं उस पर छूट भी दी गई है, अभी इसको सब पढ़ेंगे आगे चलकर। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख शहरों के बीच 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाई जाएगी और शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5000 करोड़ यानी कि टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड शहरों पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बायोफार्मा शक्ति वैश्विक हब के लिए 10,000 करोड़, ठीक है, आवंटित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप इकोसिस्टम के लिए 40,000 करोड़ आवंटित किया गया है। और देखेंगे रणनीतिक खनिज व रेयर अर्थ कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं, सभी को भी विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे चैंपियंस एसएमई के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड भी आवंटित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत विस्तार किसानों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ग्राम स्वराज पहल इनकी खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भी बात कही गई इसमें। और कार्बन कैप्चर मिशन यानी कि उत्सर्जन घटाने के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन है। और हर जिले में बालिका छात्रावास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हर जिले में बालिका छात्रावास यानी कि हॉस्टल उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ठीक है, उच्च शिक्षा पर भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हो गए हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। एक बार इसको मैं जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा कम, क्योंकि इसे पूरा दिखेगा नहीं तो। ठीक है, बजट का सार देख लेते हैं, बजट एट अ ग्लांस। राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं, बजट का अनुमान कितना है और संशोधित अनुमान क्या है, बजट का अनुमान कितना रखा गया, इस तरह से पूरे 2026-27 का, ये पिछले 2024 से लेकर 2024-25 का बजट, 2025-26 का, 2025-26 का संशोधित अनुमान जो आया था और 2026-27 का बजट का अनुमान है, इसका सभी का एक कंपेरेटिव विवरण दिया गया है, ठीक है। इसको बहुत ही छोटा करना पड़ेगा तभी दिखेगा जाके बच्चे, अब दिखेगा, ठीक है, ये आप एक बार देख लें, आराम से देख लें। राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं यहाँ पे देखेंगे, कर राजस्व की निवल जो प्राप्तियां हैं, कर भिन्न राजस्व है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ऋणों की वसूली है, अन्य प्राप्तियां हैं, उधार और अन्य देयताएं हैं, कुल प्राप्तियां हैं, कुल व्यय है, राजस्व लेखा पर जिसमें से है ब्याज भुगतान है, पूंजीगत अस्थियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान है,
पूंजीगत लेखा पर है, पूंजीगत व्यय है, राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा। ये आप समझते हैं नहीं समझते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको एक अलग क्लास लेके बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट भी आना चाहिए। प्राथमिक घाटा है, ठीक है, ये सारा विवरण दिया गया है, ठीक है, पूरा विवरण देख लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, ओके, ठीक है, पेन लिए है नहीं लिए है। प्रमुख बजटीय घोषणाएं, ठीक है, प्रमुख बजटीय घोषणाएं क्या रही हैं, कितनी घोषणाएं की गई हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए 2026-27 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि का प्रस्ताव बजट में किया गया है, ठीक है, ठीक है। और ऋणदाताओं को आंशिक जो ऋण गारंटी है उपलब्ध कराने के लिए भी अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। पूर्वी भारत में दानकुनी से पश्चिम भारत, ठीक है, दानकुनी से पश्चिम भारत। अब दानकुनी कहाँ पे आप बताइए, ठीक है, दानकुनी, ठीक है, दानकुनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नव समर्पित, ठीक है, दानकुनी शायद ये पड़ता है पूर्वोत्तर भारत साइड, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत साइड पड़ता है। पहले हम इसको देख लेंगे केंद्रीय राजस्व, इसको बाद में समझेंगे। बजट 2026-27 में कहाँ से पैसा आता है ये दिखाते हैं कि कहाँ से हमारी इनकम होती है और कहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, इनकम कहाँ से होती है और एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया जाता है, रुपया आता कहाँ से और कहाँ पे जाता है, कहाँ पे सरकार को रुपया कहाँ से मिलता है और कहाँ पे जाता है, ये टैक्स से मिलता है, टैक्सेस से मिलता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, और फिर उसी में ही लगाया भी जाता है, ठीक है, जनता से लेकर जनता पर ही लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले देखिए उधार और अन्य देयताएं, ठीक है, इससे सबसे पहले आएगा, ठीक है, उधार और एवं अन्य देयताओं से, ये हमने पहले आप भी दिखाया है, उधार एवं अन्य देयताओं से 24 पैसे, इस पैसे के रूप में दिखाया गया कि 1 रुपया कहाँ से आता है, ठीक है, इस तरह से रुपए के रूप में विवरण दिखाया जाता है। अगर देखेंगे तो सबसे उसमें 24% दिया गया है कि सबसे पहले जो आएगा केंद्रीय बजट, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से अरेंज करें तो उधार और अन्य देयताएं 24 पैसे, निगम कर देखेंगे 18 पैसे, और आयकर उसके बाद आएगा 21 पैसे, फिर उसके बाद बारी आएगी सीमा शुल्क की, ठीक है, सीमा शुल्क की 4 पैसे, फिर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, नहीं 4 पैसे सीमा शुल्क कैसे आएगा, ठीक है, इसको अरेंज, अच्छा इसमें अरेंज नहीं किया गया, आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है 6 पैसे, ठीक है, 6 पैसे है, जीएसटी और अन्य कर 15 पैसे, और ऋण भिन्न राजस्व 10 पैसे है, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसे। अब इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करने चाहें तो पहले आएगा उधार और अन्य देयताएं, ठीक है, उसके बाद आएगा निगम कर, नहीं उसके बाद आएगा आयकर, सॉरी निगम कर नहीं आएगा, उसके बाद आयकर आएगा, फिर आएगा निगम कर, उसके बाद जीएसटी और अन्य देयताएं आएगी, और उसके बाद ऋण भिन्न राजस्व आएगा, और फिर आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और उसके बाद आएगा सीमा शुल्क, देन ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। उसके बाद चलेंगे रुपया जाता है कहाँ, ठीक है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है ये भी देख लेंगे, एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, देखेंगे करों में और राज्यों का हिस्सा जो होगा वो सबसे पहले आएगा, करों में राज्यों का हिस्सा होगा 22 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण होगा 7 पैसे, और केंद्रीय प्रायोजित जो योजना है उसमें 8 पैसे लगेंगे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, और रक्षा में 11 पैसे, और प्रमुख आर्थिक सहायता, ठीक है, 6 रुपए, और केंद्रीय 6 पैसे, रुपए नहीं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17 पैसे, और पेंशन 2 पैसे, अन्य व्यय 1 पैसा। अगर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा करों में राज्यों का हिस्सा, ठीक है, करों में राज्यों का हिस्सा, उसके बाद आएगा ब्याज अदायगी, ठीक है, ब्याज अदायगी आएगी, उसके बाद आएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, उसके बाद रक्षा पे आएगा, रक्षा पे डिफेंस पे किया गया, उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, अन्य व्यय आएगा, ठीक है, वित्त आयोग वितरण आएगा, और लास्ट में आएगा पेंशन, ठीक है, 2 पैसे, ठीक है, इस तरह से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि पूर्वी भारत में दानकुनी से पश्चिमी भारत, ठीक है, पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत पहले मैंने कहा था पूर्वी भारत सर पूर्वोत्तर साइड पड़ेगा, पूर्वी भारत में दानकुनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नए समन्वित माल गलियारे यानी कि डेडिकेटेड
फ्राइट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब इसको हम जूम कर लेते हैं, अब कर लेते हैं जूम। बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, ठीक है, ये देख लिया है कहाँ पे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है दानकुनी से लेकर पश्चिमी भारत यानी सूरत को जोड़ने के लिए, तथा श्रम शक्ति विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान भी यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। माल परिवहन के मामलों में इनलैंड जलमार्ग, ठीक है, इनलैंड जलमार्गों पर व तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? 6% से बढ़कर 2047 तक 12% तक करने के लिए तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम प्रारंभ करने की घोषणा भी बजट में की गई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके साथ हम चलेंगे कि इसके साथ साथ 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन, ठीक है, 20 नए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन अगले 5 वर्ष में शुरू किया जाएगा। ठीक है, जिसकी शुरुआत उड़ीसा में नेशनल वाटरवे 5 से की जाएगी। ठीक है, नेशनल वाटरवे 5 से की जाएगी। पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की बात बजट में कही गई है। ये जैसा भी हमने मुख्य बिंदु पढ़ा रहे थे आपको पॉइंट में, उसमें बताया गया था। ठीक है, देखेंगे यह कॉरिडोर है जो मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखना ये कॉरिडोर जो है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच ये प्रस्तावित किया गया। ठीक है, लोगों की आकांक्षा पूरी करने की क्षमता बढ़ाने से संबंध दूसरे कर्तव्य के तहत, ठीक है, ये दूसरा कर्तव्य था, दूसरे कर्तव्य के तहत विकसित भारत के लिए पेशेवर तैयार करने, आयुष व आयुर्विज्ञान का विकास करने, पशु डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि करने, ठीक है, वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने का ऑरेंज इकोनॉमी में बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है, कितने जो पशु डॉक्टर हैं उनकी संख्या में वृद्धि करनी है। ठीक है, वेटनरी जो डॉक्टर होती है उनकी संख्या में वृद्धि करने की बात कही गई। ठीक है, ये देखेंगे मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन व कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करना। ठीक है, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना, आतिथ्य माने अतिथि यानी कि मेहमान। ठीक है, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करना तथा खेलकूद के क्षेत्र में अब देखेंगे तो बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन, ठीक है, कौन सा है? खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ठीक है, ये सारा बजट में उल्लेखित है, मेंशन किया गया है। ठीक है, बजट में उल्लेखित तीसरा कर्तव्य कौन सा है? तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास। इस दृष्टिकोण को रखते हुए, ठीक है, इस दृष्टिकोण के अनुरूप विभिन्न प्रस्ताव बजट में भी किए गए हैं। ठीक है, बजट में क्या किए गए हैं? विभिन्न प्रस्ताव भी किए गए हैं। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, 2026-27 में सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय का समायोजन देख लेते हैं। कहाँ पे प्राप्तियां हुई हैं, कहाँ पे व्यय होगा, इसका समायोजन देख लेते हैं। ठीक है, आइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सरकार का जो कुल व्यय है, ठीक है, 50,65,345 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। कितना किया गया था पहले? 50,65,345 करोड़, यानी कि 50,65,345 करोड़ बजट ये अनुमानित किया गया था। और वो संशोधित आकलन में देखेंगे, तो 2025-26 में सरकार का कुल खर्च कितना किया गया था, ये तो आपको याद होगा। कितना अनुमानित किया गया था? 49,64,842 करोड़ अनुमानित किया गया था। ठीक है, 49 के 49,64,842 करोड़ अनुमानित किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2026 और 27 के दौरान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2026-27 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक कर दिया गया है। अब है जो हमारा बजट, केंद्रीय बजट 53,47,315 करोड़, 53,47,315 करोड़ बजट ये प्रस्तावित है। ठीक है,
ये याद रखना, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि एक भी डिजिट इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पूछ लेते हैं, सब पूरा याद होना चाहिए। अगर आपको जिस तरह से आप याद कर सकें, मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं उस तरह से याद कर लें, ठीक है। 53, 47, 315, ठीक है, ऐसे रखना है। केंद्र सरकार का यह व्यय 2025-26 के दौरान कुल व्यय देखेंगे 49,64,842 करोड़, ये संशोधित अनुमान था। इससे कितना हो गया, अधिक हो गया, इतना अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, ये पिछले बार का बजट था, ठीक है, और ये अधिक कितना है, 3,82,473 करोड़ अधिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे आंकड़े पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बजट में 2026-27 के लिए प्रस्तावित 53,47,315 करोड़ के कुल व्यय में, ठीक है, ये देख लिया आपने, ये कुल व्यय में इतना, ये हमारा क्या है, बजट है। इसके व्यय में अगर देखेंगे 41,25,494 करोड़ राजस्व खाते में, ठीक है, ये करोड़ है राजस्व खाते में आए हैं, ठीक है। कितने, 41,25,494 करोड़। और वहीं देखेंगे कि जो 12,21,821 करोड़ है, ये पूंजी खाते में है, ठीक है। ये राजस्व खाते में है, ये पूंजी खाते में है, ठीक है। पूंजी खाते में व्यय है। एक बार आपको पूरी इसकी बेसिक की भी कॉन्सेप्ट की जानकारी दे देंगे। इसमें अगर लेके चलेंगे तो फिर लंबा बहुत वीडियो बनेगा, ठीक है। देख लिया आपने, ये पूंजी खाते में व्यय होंगे, ठीक है, जो 41,25,494 करोड़ ये राजस्व खाते में रखे जाएंगे और 12,21,421 करोड़ ये कैपिटल अकाउंट में रखे जाएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और फिस्कल अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे हम आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट की क्लास ले लेंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, संशोधित आकलन में 2025-26 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय कितना था, ये था 10,95,755 करोड़, ठीक है, ये अनुमानित किया गया है। इस प्रकार अगर देखेंगे 2027 में सरकार के पूंजीगत व्यय देखेंगे तो 12, ये जैसे बता दिया हमें, 1,26,066 करोड़ की वृद्धि ये की गई है। ये सारा पूछा था आंकड़ा, ठीक है, पीसीएस में और यूपीएससी में भी पूरा आंकड़ा ऐसा विवरण पूछा गया था, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। कोई शौक नहीं हमको इतने आंकड़े पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन इस तरह से पूरा पूछ लिया गया था कि किससे कितनी इंक्रीजिंग हुई, कितनी की वृद्धि हुई, कहाँ पे कितना घाटा हुआ, ठीक है। देखेंगे 2026-27 के दौरान 41,25,495 करोड़ के राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान हेतु अगर हम देखेंगे तो 14,03,972 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये प्रावधान किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, 2026-27 में सरकार के कुल व्यय पर देखेंगे। सरकार के कुल जो जैसे अभी बताया हमने, क्या था बजट, 53,47,315, ये बजट है, 315 करोड़, ठीक है, करोड़ में है। करोड़ के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति अगर हम देखेंगे तो 33,150 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां होंगी, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। बजट क्या है, बजट क्या हम आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे आप, 53,47,315 करोड़, ये बजट अनुमानित है, ठीक है, क्योंकि अनुमान पे होता है, पूरे साल का अनुमान निकाला जाता है, ये खर्च होगा। तो इसमें अगर हम व्यय देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 35,33,150 करोड़, ये क्या है, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां। और शेष अगर हम देखेंगे 18,14,165 करोड़ की आपूर्ति किससे होगी, पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात करी गई है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात बजट प्रस्ताव में कही गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अगर आप नहीं समझेंगे क्या कैपिटल अकाउंट है, क्या पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये सारा अगर आपको देखना है तो हम एक क्लास अलग से ले लेंगे जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट ही करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 35, ये हो गया ना, करोड़ राजस्व प्राप्तियां हैं, बात कहेगी 35,33,150 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है, ये क्या है, राजस्व प्राप्तियां, इनमें देखेंगे 28,66,922 करोड़
कर राजस्व यानी कि केंद्र की निवल प्राप्तियां होंगी, ठीक है, तथा शेष होगी 6,66,228 करोड़। ये क्या होगी, कर भिन्न राजस्व होगी, इन्हें बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इनका लक्ष्य रखा गया है इतना जुटाना है, ठीक है, इतना क्या करना, अरेंज करना है। नेक्स्ट देखेंगे 18,40,165 करोड़ की प्रस्तावित पूंजी प्राप्तियों में से 38, ठीक है, 38,397 करोड़ है, ये ऋणों की वसूली की जाएगी, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, ये की जाएगी, उससे होगा। और देखेंगे जो 16,95,760 करोड़ जो होगी उधारियों से प्राप्त की जाएंगी, ठीक है, जो उधारियां होंगी, ठीक है, जो लोन्स वगैरह है उनसे प्राप्त की जाएगी, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा देखेंगे 80,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया। ये देखेंगे इस तरह से पूरा बजट को हम जुटाएंगे, ठीक है। कहाँ से आएगा इतना बजट, कोई अपने आप से पैसे तो नहीं छाप लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सारे आपको विवरण दिया गया, इस तरह से करके पूरा बजट अनुमानित है, ठीक है। अगर पिछले बजट की बात करेंगे 2025-26 में जो विनिवेश से 47,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था और यूपीएससी में पूछा था, ठीक है, पूछा गया था, किंतु संशोधित अनुमानों में यह प्राप्तियां 33,837 करोड़ की ही अनुमानित है, ठीक है, ये इतनी ही अनुमानित की गई हैं। एक मिनट इसको हम स्क्रॉल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, बस जल्दी से चलेंगे, अभी आंकड़े में थोड़ा है, इससे पूर्व हम देखेंगे तो 2024-25 में भी विनिवेश से मैन्युफैक्चर से 17,202 करोड़ की प्राप्तियाँ किए जा सकते थे, ठीक है, किए जा सके थे, ठीक है, प्राप्ति की जा सकी थी। अब आइए देख लेते हैं राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, इससे क्या होगा, राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट तो आप जानते होंगे, ठीक है। प्राप्तियां देख लीजिए, प्राप्तियों एवं व्ययों के इन अनुमानों से, ठीक है, कहाँ पे हमें प्राप्तियां हो रही हैं, कहाँ पे व्यय एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कहाँ पे रिसीव हो रही हैं, इन अनुमानों से 2026-27 में जो राजस्व घाटा है रेवेन्यू डेफिसिट है 5,92,344 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूर रखें, ठीक है, ये नोट्स में जरूर रखें, ठीक है। जो रेवेन्यू डेफिसिट है उनकी कहाँ से प्राप्तियां होंगी और कहाँ पे व्यय होगा यानी कि एक्सपेंडिचर होगा, इन अनुमानों में देखेंगे 2026-27 का जो हम यूनियन बजट देखेंगे तो राजस्व घाटा है जो रेवेन्यू डेफिसिट है 5,92,344 करोड़ रखने का अनुमान है, ठीक है, ये रहने का अनुमान लगाया गया है। यही देखेंगे, यह सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद जानते हैं आप जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका देखेंगे तो 1.5% होगा, ठीक है, जीडीपी का कितना होगा 1.5% होगा, ठीक है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में घटाने के पश्चात, ठीक है, क्या होगा, इसे राजस्व व्यय में घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि जीडीपी का 0.3% ही रहेगा। ये याद रखिएगा कि पूंजीगत जो परिसंपत्तियां हैं उनके सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदान जो ग्रांट्स होते हैं उनको राजस्व व्यय में घटाने के पश्चात, राजस्व व्यय से घटाएंगे, उसके पश्चात जो प्रभावी राजस्व घाटा निकलेगा वो जीडीपी का कितना होगा 0.3% रहने का अनुमान है। 2025-26 में देखेंगे राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% रहने का बजट अनुमान था, इसका संशोधित अनुमान भी इतना ही है। अब जो अनुमान दूसरा भी लगाया गया वो भी 1.5% रहने का अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, यहां तक हो गया ना, ओके, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। कंप्लीट इसे अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल कंसंट्रेशन लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लें, दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट देखेंगे राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डेफिसिट है, ये सारा पूछा गया था। आप एक बार
अगर आप देखते हैं, अगर आपने लगाए हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं, तो यूपीएससी का पेपर निकाल के देख लीजिए 1-2 साल का, उसमें पूछा गया है डिट्टू, ठीक है। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट 2026-27 में राजकोषीय जो घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है जो है 16,95,768 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है, ठीक है। कितना है ये जरूर रखें, जो रेवेन्यू डेफिसिट है और फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, ये सभी जरूर याद करके रखना है, ठीक है। बिल्कुल इसमें एक भी जो डिजिट की हेरफेर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है और कितना जो है फिजिकल डेफिसिट रहने का अनुमान है, ठीक है। ये रखा 16,95,000, एक मिनट बच्चे कुछ बोल रहे कुछ नहीं कर रहा है, 16,95,768 करोड़ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो जीडीपी का यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.3% रहेगा। वही देखेंगे 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का 4.4% तक रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया था, और जो अभी आकलन निकाला है ये भी इतना ही अनुमानित है 4.4%, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्राथमिक घाटा कितना रहेगा। प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा 2026-27 में प्राथमिक घाटा यानी जीडीपी का कितना रहेगा, जीडीपी का 0.7% अनुमानित किया गया, 0.7% अनुमानित किया गया। पिछले वर्ष अगर देखेंगे 2025-26 में तो यह जीडीपी का 0.8% बजट में अनुमानित था, और संशोधित जो अनुमान है उनका भी यही रहने का लक्ष्य सेम रहेगा, लक्ष्य 0.8%, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था। किसके नाम था रिकॉर्ड? मोरारजी देसाई के नाम था। जबकि लगातार सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है निर्मला सीतारमण के नाम हो गया है, ठीक है। केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट उनके द्वारा प्रस्तुत लगातार कौन सा है? नवा बजट है, ठीक है। नवा क्या है? यूनियन बजट है, और इसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल किया गया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि लगातार सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है, ठीक है। किनके नाम हो गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम हो गया है, ठीक है। पहले किसके नाम था? मोरारजी देसाई के नाम था। और वैसे अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक 10 बार, ठीक है, सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, ठीक है। अगर लेकिन ये लगातार नहीं है बच्चे, ठीक है, लगातार नहीं है। श्री देसाई ने श्री जवाहरलाल नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री के लीडरशिप में, उनकी जब सरकार थी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी की, तो उनके नेतृत्व वाली सरकारों में वित्त मंत्री रहते हुए कुल मिलाकर 10 बार, ठीक है, 10 बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है। 2 अंतरिम बजट इसमें भी शामिल किए गए हैं। इसमें लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत भी शामिल है। इन्होंने क्या किया था? 6 बार लगातार बजट प्रेजेंट किया था, ठीक है, लेकिन लगातार 10 बार नहीं किया था, ठीक है। मोरारजी देसाई के बाद, ठीक है, मोरारजी देसाई के बाद देखेंगे 9 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का जो श्रेय है, जो रिकॉर्ड है, वो पी चिदम्बरम को प्राप्त है, ठीक है। उन्होंने एक अंतरिम बजट सहित 9 बजट प्रस्तुत की है। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकारों में वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए कुल मिलाकर देखेंगे तो 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो फिर समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले, हो गया ना? नोट्स बना लिया आप लोगों ने, ठीक है, ओके। अच्छे से इसका पूरा एक नोट्स बना लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं फिर इसे। इस पर काफ़ी बहस भी हुई है। हलवा वितरण भी भारत में बजट निर्माण के तहत एक परंपरा है, ठीक है। एक ये क्या है? परंपरा है।
हलवा समारोह भारत में बजट निर्माण से संबंधित एक परंपरा है जो बजट तैयारी के अंतिम चरण तक का प्रतीक है। ठीक है, जब अंतिम चरण अपना कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, हलवा वितरण किया जाता है। बजट निर्माण के अंतिम चरण में बजट निर्माण प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को हलवा वितरण यानी कि वित्त मंत्री द्वारा नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय का पुराना जो पता था उसे बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, वित्त मंत्रालय का जो पुराना एड्रेस था इसमें ये वितरण किया जाता है हलवा। इसके साथ ही बजट की तैयारियों में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को लॉक इन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इनको क्या कर दिया जाता है, अब इन्हें गुप्त तरीके से रखा जाता है जिससे कि बजट है ना वो बाहर लीक ना हो सके। ठीक है, हलवा वितरण के पश्चात क्या किया जाता है, बजट की छपाई से जुड़े कर्मचारी संसद में बजट पेश होने के पश्चात ही नॉर्थ ब्लॉक से बाहर निकल नहीं सकते। ठीक है, क्या है, नॉर्थ ब्लॉक से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा बजट की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, बजट की जो गोपनीयता है उसको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। लॉक इन के दौरान अधिकारी व कर्मचारी कड़ी सुरक्षा व सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी में रहते हैं। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये क्या रहते हैं, निगरानी में रहते हैं ताकि बजट का कोई भी जानकारी लीक ना हो सके। ठीक है, वैसे भी हलवा वितरण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत हलवा या मिठाई वितरण से होती है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, वित्त वर्ष 2026-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। डू यू नो, इस बजट में जोड़ा हलवा समारोह जो 27 जनवरी 2026 के नॉर्थ ब्लॉक में संपन्न किया गया था। ठीक है, इससे मैटर भी काफी उछला था। ठीक है, उसका हम डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये लेकिन एक अगर आपको निबंध लिखने है, ऐसा लिखना है तो उसमें ये आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, और कि ये एक क्या है, अपनी परंपरा चली आ रही है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक मिनट, इसको पेन ले लेंगे। बजट, ये अभी एक बार हमने आपको बता ही दिया है। बजट 2026-27 का कैसे खर्च होगा, किन सरकार का पैसा, ये पूरा विवरण अभी हमने बताया था। 2026-27 बजट अनुमान करोड़ में है ये। ठीक है, क्या है, करोड़ में है। क्या था बजट, क्या था, कुल कितना था, 53,47,315 करोड़। ठीक है, ये बिल्कुल जैसा डिजिट है वैसे याद कर लेना है क्योंकि बिल्कुल हेर फेर नहीं होना चाहिए। इससे मिलते जुलते डिजिट देंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर आप 3-4 सेंटेंस उसमें देते, एक भी सेंटेंस आपका गलत हुआ, इनकरेक्ट हुआ तो आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 53,47,315 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब इसमें देखेंगे कुल योग कितना है, ये आपने मेंशन कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे ब्याज पर कितना होगा, इंटरेस्ट पर कितना होगा, 14,03,972 करोड़। ठीक है, सब करोड़ में है बच्चे। ठीक है, परिवहन देखेंगे, परिवहन पे ट्रांसपोर्टेशन पर देखेंगे 5,98,520 करोड़। ठीक है, रक्षा पे देखेंगे, डिफेंस पे देखेंगे कितना है, 5,94,585 करोड़। ठीक है, ये नोट्स बना लीजिए आप लोग। और सब्सिडी देखेंगे, प्रमुख जो सब्सिडी होगी 4,10,495 करोड़। ठीक है, पेंशन पे देखेंगे, पेंशन पे कितना व्यय है, पेंशन पे 2,96,214 करोड़। ठीक है, और ग्रामीण विकास पे कितना दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट पे कितना दिया गया है, 2,73,108 करोड़। ठीक है, गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित अगर हम देखेंगे, यूनियन टेरिटरी सहित अगर देखेंगे 2,55,235 करोड़। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कृषि और संबद्ध कार्यकलाप पे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे 1,62,671 करोड़। शिक्षा पर देखेंगे, एजुकेशन पर देखेंगे 1,39,289 करोड़। ठीक है, ऊर्जा पर देखेंगे 1,000, एनर्जी पर अगर देखेंगे 1,09,029 करोड़। ठीक है, सभी क्या है, करोड़ में है। स्वास्थ्य पे देखेंगे, स्वास्थ्य पे देखेंगे हेल्थ में क्या होगा, कितना व्यय होगा, कितना एक्सपेंडिचर रखा गया हेल्थ में, 1,04,599 करोड़। शहरी विकास पे देखेंगे, अर्बन डेवलपमेंट देखेंगे तो 85,522 करोड़। और IIT और दूरसंचार पे देखेंगे 74,560 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे वाणिज्य और उद्योग पे देखेंगे 70,000
296 करोड़ हो गया। सामाजिक कल्याण पे देखेंगे 62,362 करोड़ है। वैज्ञानिक विभाग पे देखेंगे, साइंटिफिक डिपार्टमेंट पे देखेंगे तो 55,756 करोड़ है। टैक्स प्रशासन, कर प्रशासन में देखेंगे 45,500 करोड़। विदेश मामले, ठीक है, 22,119 करोड़। वित्त पे देखेंगे 20,649 करोड़। पूर्वोत्तर का विकास, ठीक है, इस पर भी इस सारी अब देखेंगे आवंटन किया गया पूरा, ठीक है, पूरा विवरण आपके सामने है। 6,812 करोड़, ठीक है। और अन्य देखेंगे सबसे लास्ट में, जो एक अलग से रखा जाता है कि अगर जो बचेगा कभी लगाना पड़े तो अन्य है 5,56,021 करोड़, ठीक है। और टोटल मिला के कितना हो गया, अगर टोटल मिला के अगर इसका देखें तो कितना है व्यय, कितना है हमारा बजट अनुमान 53,47,315 करोड़, ठीक है। और अभी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है 14-15 मार्च को, ठीक है। और बजट से क्वेश्चन भर के पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आंकड़े जरूर याद कर लें, क्योंकि आंकड़े पूछे जाते हैं, आंकड़े में ही आप रह जाते हैं। और कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और साथ में आपको आंकड़े बहुत याद करने पड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उनमें, ठीक है। आपने कंप्लीट कर लिया, इसको एक बार और हम रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है, रिवाइज करा दे रहे हैं। ब्याज पे देख लिया, परिवहन पे देख लिया, रक्षा पे देख लिया, प्रमुख सब्सिडी हो गई, पेंशन हो गई, ग्रामीण विकास हो गया, गृह संग्रह क्षेत्र हो गया, कृषि संबंध कार्यकलाप हो गया, शिक्षा पे हो गया, क्या वह है, ऊर्जा पे है, स्वास्थ्य पर है, शहरी विकास पर है, आईटी दूरसंचार पर है। नेक्स्ट देखेंगे वाणिज्य और उद्योग पर है, सामाजिक कल्याण पर, वैज्ञानिक विभाग पर है, कर प्रशासन पर है, विदेश मामले हैं, वित्त, पूर्वोत्तर का विकास और अन्य, ठीक है। और अपना कितना हो गया पूरा तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट चले, कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चले, ओके। बजट 2026-27 के प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, ठीक है। आइए देख लेते हैं। बजट में की गई एक घोषणा के अनुसार 60 वर्ष पुराने अधिनियम की जगह अब आयकर अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा, जो 60 वर्ष पुराने अधिनियम जो चल रहा था उस जगह पर आयकर अधिनियम 2025 पूरी तरह से, ठीक है, 2025 पूरी तरह से 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। जो बजट में घोषणा की गई है कि 60 वर्ष पुराना जो अधिनियम चल रहा था आयकर अधिनियम, ये 2025 पूरी तरह से 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, आइए पहले हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसे जूम कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कुछ ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, पेज को यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही नीचे पहुँच गए हम, ठीक है, यहाँ पे थे हम, ओके। कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है जूम, ठीक है, यहाँ पे थे। इसमें धाराओं की संख्या कितनी है, धाराओं की संख्या कितनी है, धाराओं की संख्या 800 से घटाकर 536 कर दी गई। कुल पहले कितनी धाराएं इसमें लगती थी, 800 धाराएं इसमें लगती थी, अब कितनी होगी 536 धाराएं इसमें कर दी है। इसमें क्या होगा, जो जटिलता हो उसमें कम कर सकें, ठीक है। जितनी ज़्यादा धाराएं कम की जाएगी उनको उतना जल्दी क्रियान्वयन या लागू करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और व्यक्तिगत आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यहाँ याद रखना। और वर्तमान नई कर व्यवस्था में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके तहत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देता नहीं होगी, ठीक है। 12 लाख तक की जो आयकर है, आपको 1 मिनट पेन नहीं चल रहा है, 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा, कोई टैक्स नहीं देगा। छूट और मानक कटौती के बाद प्रभावी रूप से अगर देखेंगे तो 12 लाख, ठीक है, 75,000 लाख तक का आपको कोई भी आय अगर हो रही तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना। 12 लाख तक के आय वालों पर कोई भी कर दे नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी कर दे नहीं होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 कर निर्धारण वर्ष 2027-28 के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरें नई कर व्यवस्था के तहत की जाएंगी। देख लेते हैं, आइए कौन सी होगी, ठीक है। आइए एक टेबल में देख लेते हैं। एक तरफ दिया है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जूम हो रहा है, इसको थोड़ा कम करते हैं क्योंकि मुझे
आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। आइए कर स्लैब में देख लेते हैं, आई स्लैब और कर की दर क्या होगी। अगर आप देखेंगे आई स्लैब में देखेंगे 0 से 4 लाख तक है तो 0 होगी। ठीक है, कर की दर क्या होगी, 0 होगी। और 4 से अगर 8 लाख तक आयकर है तो 5% तक होगी। 8 से 12 लाख तक है तो 10% तक होगी। और 12 से 16 लाख तक है तो 15% होगी। और 16 से अगर 20 लाख तक अगर की आयकर है, आय है आपकी, तो इनकम है, तो क्या होगी, 20% तक होगी। और 20 से 24 लाख तक है तो आपकी 25% तक होगी। और 24 लाख से अगर अधिक है तो 30% होगी। ठीक है, यानी कि 0 से 4 लाख तक 0 है, 4 से 8 लाख तक है 5% है, 8 से 12 लाख है 10% है, 12 से 16 लाख तक है तो 15% है, और 16 से 20 लाख तक है तो 20% है, और 20 से 24 लाख तक है तो 25 है, और अगर 24 लाख से अधिक है तो कितनी है, 30% है, यानी कि 30% है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक आयकर अधिनियम के अनुच्छेद आर्टिकल 87A, ठीक है, 87A के तहत 12 लाख तक की सालाना आय पर, ठीक है, 87A के तहत 12 लाख तक की सालाना आय पर मानक कटौती के पश्चात, यानी कि 12,75,000 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। ठीक है, ये आप एक नोट बना लीजिए, कोई कर नहीं देना होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर संबंधी मुख्य प्रस्ताव, इनडायरेक्ट टैक्स संबंधी मुख्य प्रस्ताव देख लेते हैं क्या आए हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 में अप्रत्यक्ष करों यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव मुख्य रूप से सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी के सरलीकरण तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, क्या किया जाएगा, कस्टम ड्यूटी को क्या किया जाएगा, सरलीकृत किया जाएगा, और घरेलू जो विनिर्माण उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ घर में ही वो निर्माण कर ले रहे हैं तो हमें वो बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। यू डू नो। ठीक है, इनके तहत व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी योग्य वस्तुएं, ठीक है, आयात की जाने वाली सभी योग्य वस्तुएं ड्यूटेबल गुड्स, ठीक है, जिस पे ड्यूटी लगती है कस्टम ड्यूटी, इन पर सीमा शुल्क की दर को कितनी कर दिया है, 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ठीक है, 20% से घटाकर 10% कर दिया गया, जबकि जो 17 विशेष दवाओं पर मूल सीमा ठीक है, जबकि 17 विशेष दवाओं पर, ये कौन सी दवाएं हैं, 17 विशेष दवाओं पर मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो कैंसर की जो मेडिसिन है, जो 17 मेडिसिन है, उन पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट चलेंगे, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड्स। ठीक है, समुद्री भोजन यानी कि सी फूड निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त यानी कि इनपुट सीमा देखेंगे, ड्यूटी फ्री इनपुट लिमिट को बढ़ाया गया है। ठीक है, ड्यूटी फ्री इनपुट लिमिट को बढ़ाया गया है, और चमड़ा और जूते यानी कि फुटवियर एंड लेदर आयातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात के दायरे का विस्तार और निर्यात समय सीमा को बढ़ाया गया है। ठीक है, इनको बढ़ाया गया। लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए उपयोग होने वाले पूंजीगत सामान यानी कि कैपिटल गुड्स पर शुल्क छूट को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा व्यापार करने की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई कदम बजट बढ़ाए गए हैं। ठीक है, कई कदम बजट उठाए गए हैं बजट के लिए। आइए देख लेते हैं वो स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं वो स्टेप्स क्या क्या होंगे। ठीक है, और बस एक पेज बकाया है और फिर चलते हैं अपने एंडिंग की ओर। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस बना के रखा है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जो सिविल सर्विसेज जो भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, ये पूरा खेल आपका पेशेंस का है। ठीक है, पूरा खेल क्या है आपका, पेशेंस का है, कि आप पेशेंस एग्जाम हॉल में कितना रख पाते हैं। कई बार तो एग्जाम हॉल में होते हैं, एक तो प्रेशर ही बहुत होता है, आते हुए क्वेश्चन चले जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बहुत लेंदी क्वेश्चन, आधा तो हम झल्ला आते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन क्या ही पूछ दिया। अगर थोड़ा आराम से करेंगे, नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे, तो प्री क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, उसके बाद मेंस में बैठने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखना है लाइफ में। अगर आपने पेशेंस बना लिया तो काफ़ी अचीवमेंट्स आप कर लेंगे। ठीक है,
इसको हम और स्क्रॉल कर ले रहे हैं बच्चे, 1 मिनट का समय दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक साथ ही पढ़ लें, फिर अलग अलग करने से अच्छा है। आइए स्टेप्स देख रहे थे कौन कौन से होंगे। फर्स्ट स्टेप, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के रूप में उनके अब तक के कार्यकाल का यह 15वां बजट है, 2 अंतरिम बजट सहित है ये, ठीक है, ये स्टेप हो गया महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट देखेंगे बजट में 2026-27 में सरकार का कुल खर्च अगर देखेंगे तो अभी बताया था मैं आपने 53,47,315 करोड़, ठीक है, मुझे भी याद हो गया, ठीक है, मुझे याद हो गया, ठीक है, लाख करोड़ होने का अनुमान रखा गया, जिसमें राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय कितना रखा गया है 41, ठीक है, राजस्व व्यय देख लेते हैं यार, एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है, 41.25 करोड़ अनुमानित है, ठीक है, 41.25 लाख करोड़ ये अनुमानित है, तथा पूंजीगत व्यय 12.22 लाख करोड़ अनुमानित है, ठीक है। बाकी इसको आप डेप्थ में देख लीजिएगा, डेप्थ में हम पढ़ा चुके हैं। और 2026-27 में सरकार का जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का कितना है 4.3% है, और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% है, ये पूरा पूछा जाता है, प्राथमिक प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, बजट के अनुमान के अनुसार, ठीक है, 2026-27 में ऋण जीडीपी का अनुपात जो होगा 55.6% है, और 2030 तक इसे लगभग 50% तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, कब तक 2030 तक, यानी कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक रखा गया है लक्ष्य। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा, ठीक है, नया जो आयकर अधिनियम है अभी जैसे पढ़ा रहे थे हम आपको 2026 से लागू होगा, ठीक है, ये कौन सा नया आयकर अधिनियम है 2025 का, ये 2026 से लागू होगा, जिसमें सरल नियम और आसान अनुपालन पर फोकस किया गया है, ठीक है, नियम कैसे किए हैं, ईज किए गए हैं नियम को, और कम किए गए, सीमित किए गए हैं, ठीक है, सीमित किए गए हैं। कैंसर रोगियों के लिए जो 17 जो मेडिसिन हैं उन पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, ठीक है, ये हम बता दी, इसलिए वो क्या होगी, जब कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी जाएंगी तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 10,000 करोड़ का एसएमई विकास निधि यानी कि एसएमई ग्रोथ फंड बजट में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है, इस पे ध्यान दिया गया है, एमएसएमई पे ध्यान देना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये गांधी के अकॉर्डिंग अगर देखें जो कुटीर उद्योग है भारत की रीढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी, रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जिसमें 2.2 लाख करोड़ आधुनिकीकरण के लिए दिया गया है। बजट में रेलवे को कुल देखेंगे तो 2.81 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बजट में रेलवे को कुल 2.81 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। इस प्रकार रेलवे बजट में करीब क्या है 10% तक की इंक्रीजिंग हुई, बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। देश में 7 नई हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, ठीक है, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेंगे, ठीक है, वाराणसी से क्या है सिलीगुड़ी तक बनाए जाएंगे। आइए देख लेते हैं एक बार रेल बजट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, वेटिंग हॉल है। बजट 2026-27 रेल बजट एक नज़र में देख लेते हैं। निबल राजस्व, परिचालन अनुपात, ठीक है, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, ठीक है, देख लिया ना, चलिए आगे चलते हैं।
हाँ, आपको हम बता रहे थे, देश में 7 नई हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ये जो कॉरिडोर है, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, ठीक है, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेंगे, ठीक है। और शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ठीक है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल यह एक अच्छा कदम है। क्रैंच शिशु गृह सुविधाओं के विस्तार और प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की गई है। पर्यटन के विकास हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, माल ढोने के लिए देश में, ठीक है, ओहो आधा तो पेन यहाँ चलता नहीं, उसके नीचे आ जाए। माल ढोने के लिए देश में 20 नए वाटरवेज बनाने की घोषणा। पश्चिम बंगाल के दानकुनी को सूरत से जोड़ने के लिए, पश्चिम बंगाल के, अच्छा ये दानकुनी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के दानकुनी को सूरत से जोड़ने के लिए नया मालवाहक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज AI टूल भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा। और ये टूल किसानों को उनकी भाषा में खेती के तरीकों, मौसम की जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नारियल उत्पादन बढ़ाने, चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेंटिव प्रदान करने की घोषणा की गई है। और मछली पालन और मार्केटिंग के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवर का निर्माण करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्स सब्सिडी योजना शुरू करने की घोषणा की गई, ठीक है। क्रेडिट लिंक्स सब्सिडी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। यहाँ पे है खादी हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव किया गया है। खादी व टेक्सटाइल को बढ़ावा देना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत रोजगार संवर्धन के लिए बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। 3 नए, ये याद रखना, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की गई। इसकी शुरुआत झारखंड के रांची और असम के तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर से होगी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत झारखंड के रांची से होगी और असम के तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर से होगी, ठीक है, मेंटल नहीं, मेंटल हेल्थ केयर से होगी। नेक्स्ट देखेंगे, बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ की घोषणा की गई है। इसके जरिए भारत को अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा हब बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। बायोफार्म बनाने की योजना यानी कि प्लानिंग की गई है। भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की घोषणा की गई है। और सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च करने की भी घोषणा की गई है। घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 रासायनिक पार्क व बृहद कपड़ा पार्क के गठन का प्रस्ताव है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कार्मिक सेंटर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा, ठीक है। एनिमेशन के लिए, विजुअल इफेक्टिंग्स के लिए, गेमिंग के लिए और कार्मिक सेक्टर के लिए 2023 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा, ठीक है। चलो ये कुछ तो काम आएंगे बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, युवाओं को कॉर्पोरेट मित्र बनाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित करने की घोषणा, जहां पढ़ाई के साथ कंपनियों में काम का मौका मिल सकेगा। और गेमिंग स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। AI और डीप टेक में रिसर्च पर फोकस के लिए IITs और IISc में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए देश में 4 प्रमुख टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को स्थापित करने या अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की गई है। और 4 प्रमुख टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल लॉज टेलीस्कोप NLST, नेशनल लॉज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT और हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और कॉस्मोस 2 प्लैनेटेरियम शामिल हैं, ठीक है। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की भी घोषणा की गई है, ठीक है। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, ये याद रखना। इससे क्या होगा, इससे लोकल रिसर्चर
ठीक है। इससे क्या होगा, लोकल रिसर्चर, इतिहासकार और कंटेंट क्रिएटर के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर के लिए। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की घोषणा की गई। इससे लोकल रिसर्चर, ठीक है, इससे लोकल रिसर्चर, या यहाँ रखेंगे, इससे लोकल रिसर्चर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी 1 मिनट बच्चे, इसको स्क्रॉल कर ले रहे हैं हम, क्योंकि इसका पेज है ना, हमको जूम करना पड़ता है, ठीक है, जूम करेंगे तभी सही से दिखेगा। ठीक है, जो लोकल रिसर्चर है, इतिहासकार है और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ठीक है, ये अच्छा एक कदम है। प्रमुख मदों का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स देख लेते क्या होगा। पेंशन पर क्या है, अनुमान है, ये कितनी बार बता चुके हैं हम। ठीक है, पेंशन पर है 29,62,000 नहीं 29, ओहो 1 मिनट दिमाग काम नहीं कर रहा, 2,96,214, ठीक है, करोड़ में है ये। रक्षा पे है 5,94,585 करोड़ है। सब्सिडी पर है 1,70,781 करोड़ है। और खाद्य पर देखेंगे 2,27,629 करोड़ है। पेट्रोलियम पर देखेंगे 1,02,085 करोड़ है। और कृषि और संबद्ध कार्यकलाप पे है 1,62,671 है। वाणिज्यिक और उद्योग में देखेंगे 7 लाख नहीं है, ठीक है, 70,000 है, 70,296 करोड़ है। पूर्वोत्तर के विकास पे 6,812 करोड़ है। शिक्षा पर है 1,39,289 करोड़ है। ऊर्जा पर है 1,09,029 करोड़ है। विदेश पर है 22,119 है। वित्त पर है 2,02,649 करोड़ है। स्वास्थ्य पर है 1,45,099 करोड़ है। गृह संग्रह क्षेत्र पर है, अब तो डेटा पढ़ने में वो आने लगी, बहुत पढ़ा है, ठीक है, 2,55,234 करोड़ है। और ब्याज पर देखेंगे 14,039 नहीं है, 14,000 नहीं है, अच्छा 14 लाख है, 39,072 करोड़ है। IT और दूरसंचार पर ये है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, डेटा पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, गलत पढ़ने लग गए हैं। वैज्ञानिक विभाग ये, सामाजिक कल्याण पर ये है, कर प्रशासन पर ये है, ठीक है, परिवहन पर ये है, कितना ही डेटा पढ़ेंगे। शहरी विकास पर है, अन्य ये है 55, ठीक है, 5,56,021 करोड़ है। शहरी विकास पर है ठीक है, शहरी विकास पर 8,522 करोड़ है। ठीक है, इस तरह से पूरा आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और कुल अगर ऐड देखें, जो पहले बताया था 53,47,315 करोड़, ये टोटल व्यय है, टोटल हमारा बजट है, ठीक है, बजट का अनुमान है, और ये पूरा व्यय है। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ते पढ़ते ऊब आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ अच्छा सा देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलेंगे अब, नेक्स्ट और आज का ये लास्ट पेज है, नेक्स्ट और आज का लास्ट पेज पे हम चल रहे हैं। आंकड़े पढ़ने में हमें ही जोर आ रहा है, तो बच्चों को तो आएगा ही, है ना, बहुत ज़्यादा आंकड़े पढ़ा दिए इन्होंने। अब बजट है तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर अधिनियम 2025, ठीक है, 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम
पुरानी आयकर अधिनियम के अवांछित प्रावधानों को समाप्त करके कर प्रणाली के सरलीकरण के लिए नया आयकर अधिनियम 2025 संसद के दोनों सदनों में अगस्त 2025 में पारित किया गया था। ठीक है, और नया आयकर जो विधेयक है 2025 मूलतः फरवरी 2025 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां इसे प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी को संदर्भित किया गया था और प्रवर समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए इनका समायोजन करने के लिए फरवरी 2025 में प्रस्तुत मूल विधेयक को सरकार ने 8 अगस्त को वापस ले लिया था तथा संशोधनों के साथ नया आयकर संख्या 2 विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे सदन के बिना किसी बहस के मात्र 3 मिनट में ही पारित कर दिया गया था। बाद में राज्यसभा में इसे 12 अगस्त को पारित किया गया था। दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए यानी कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए 21 अगस्त को प्राप्त हो गया था। नया पारित किया गया अधिनियम अब 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। ये याद रखना आयकर अधिनियम का, ठीक है, मेंस के लिए बहुत अच्छा है। नए अधिनियम में आयकर प्रणाली को सरल बनाते हुए कर अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि की गई है। अधिनियम में जो चैप्टर्स हैं उनकी संख्या 47 से घटाकर 23 जहाँ की गई, वहीं धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536, शब्द संख्या जहाँ पे 5.12 लाख से घटाकर 2.59 लाख कर दी गई। अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए नए अधिनियम की तालिकाओं की संख्या 18 से बढ़ाकर 46 कर दी गई है। अभी तक आयकर विवरणी यानी कि ITR प्रस्तुत करते समय वित्तीय वर्ष व मूल्यांकन वर्ष का उल्लेख करदाता को करना होता था। ठीक है, क्या होता था अभी तक? ठीक है, अभी तक आयकर विवरणी ITR प्रस्तुत करते समय वित्तीय वर्ष व मूल्यांकन वर्ष का उल्लेख करदाता को करना होता है। नए अधिनियम के तहत केवल कर वर्ष यानी कि टैक्स ईयर का उल्लेख करना होगा। छोटे करदाताओं को अनेक सुविधाएं और अधिनियम के तहत प्रदान की गई हैं। ठीक है, नए अधिनियम के तहत प्रदान की गई हैं। आयकर के मामलों में दी गई एक राहत के तहत विदेशी टूल पैकेज, विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर स्रोत पर कर संग्रह। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, बस अब लास्ट है। ठीक है, अब लास्ट है, आप लोग पेशेंस बना के रखना। ठीक है, क्या था, क्या पढ़ा रहे थे? विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर स्रोत पर कर संग्रह इनके ITCH की दर को घटाकर, फिर ये देखा सोर्सेस कहाँ से सोर्सेस हो रहा है, जो लोग पढ़ा रहे हैं विदेश में, उसको घटाकर 2% कर दिया गया। पहले 5% से 20% के बीच थी। ठीक है, और शेयर बाजारों में वायदा फीचर्स सौदे पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% को और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। साथ ही देखिए, सभी प्रकार के शेयर धारकों के लिए बायबैक से होने वाली आय को अब कैपिटल गेंस के रूप में टैक्स किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल गेंस के रूप में से टैक्स किया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में न्यूनतम वैकल्प कर देखेंगे तो मैट को घटाकर 14%, पहले 15% करने का प्रस्ताव है और कंपनियों को मैट क्रेडिट का लाभ केवल नई कर व्यवस्था से ही मिलेगा। ठीक है, आयकर दाताओं के लिए संशोधित रिटर्न के रिवाइज रिटर्न फाइल करने की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, बशर्ते इसके लिए मामूली शुल्क का भुगतान किया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे पूरा हमारा जो बजट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जो बजट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा डेटा और आंकड़ों सहित। ठीक है, डेटास और आंकड़ों सहित। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। पूरे डेप्थ में पढ़ाया मैंने, क्योंकि पढ़ाना जरूरी था कि जिस तरह से 2026-27 का बजट है ये कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। और इससे बनने वाले यानी कि केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट 2026-27 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे बोलेंगे वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे चैप्टर में हम लेकर आएंगे। ठीक है, इससे बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आगे चैप्टर में हम लेकर आएंगे। ठीक है, ये अच्छे से आपने अगर पढ़ा है तो वो आपका एक तरह से एग्जाम हो जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है। इसलिए एक बार और रिवाइज कर ले और कल हम लेकर आते हैं इससे बनने वाले प्रश्न। ठीक है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रश्न इससे टफ हो सकते हैं, वो प्रश्न करा देंगे। ठीक है, और डेप्थ में जो हम अपना पढ़ा रहे थे प्रतियोगिता दर्पण वो पूर्ण जो पिछली बार की थी, कौन सी थी? फरवरी माह की, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि एक हुआ उसमें हुआ था
नेशनल इवेंट्स, ठीक है, नेशनल इवेंट्स हुई थी, अब उसको इंटरनेशनल इवेंट्स में हम लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहें जरूर, उसको सेकंड जो आपका पार्ट है वो जरूर मिलेगा आपको, और दोनों ही मैगजीन हम कंप्लीट करवा देंगे, फरवरी की और मार्च माह की भी, ठीक है। जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप लोग भी वादा अपना निभाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, हमारा मनोबल बढ़े, अच्छे से अच्छा हम कंटेंट तो देते रहेंगे। और टाइम निकाल के, क्योंकि बाहर भी पढ़ाना है तो टाइम निकाल के हम आपके लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।